It is here finally. CBSE 21-22 एग्जाम के लिए जो भी कुछ चाहिए it is here. Presenting you the subject wise MCQ question bank and analysis. NCERT के हर एक पोर्शन से एक एक लाइन से हर एक लेवल के क्वेश्चन को कलेक्ट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को कंसिडर करके प्रेजेंटिंग यू द बेस्ट एवर रिसोर्स फॉर 2021 एग्जामिनेशन. MCQ स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, असेसन एंड रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, हर एक टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ही क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट में पकड़ आएगा. वंस कॉन्सेप्ट पक्का हो गया, क्वेश्चंस जितना भी घुमा फिरा के पूछे विदाउट एनी एफर्ट हम उसे सॉल्व कर पाएंगे. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनदर सरप्राइज फॉर यू. Presenting the high yielding beautiful handcrafted notes, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जहाँ पे एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट्स एक स्ट्रक्चरल वे में इजी टू ग्रास्प पॉइंट में प्रेजेंटेड है. क्विक मेमोराइजेशन और मेमोरी रिटेंशन के लिए डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस का यूज किया गया है ताकि लर्निंग डिप्रेसिंग नहीं मज़ेदार बन जाए. एक ऐसा नोट्स जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है ताकि एनालिटिकल क्वेश्चंस जैसे कि असर्शन एंड रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो पाए. एनसीईआरटी के मिसिंग एलिमेंट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस ब्यूटीफुल मटेरियल. Alright, let's have our first question जो कि है which of the following is absolute necessary for an organism to show to be called as living. मतलब इनमें से वो क्या फीचर है जो कि बहुत ही नेसेसरी है फॉर एन ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि उससे लिविंग का मान्यता दे सके. एंड द ऑप्शंस आर ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी रिप्रोडक्शन, सी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, डी विजिबल ब्रीदिंग. तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर को मार्क करें. हो गया? लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम इसीलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं बोल सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पहाड़ हो, पत्थर हो, माउंटेन हो, ये भी ग्रो करते हैं, अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करते हैं. रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा क्योंकि नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. कुछ ह्यूमंस कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो रिप्रोडक्शन भी एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं मान सकते. ऑप्शन नंबर 3 मॉलिक्यूलर मूवमेंट. जी हाँ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिज्म टू बी कॉल्ड एज लिविंग. यही होगा द करेक्ट ऑप्शन. एंड विजिबल ग्रोथ की अगर बात करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं और वो विजिबल नहीं होता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement about viruses is incorrect? मतलब इनमें से क्या वायरस के लिए सही नहीं है? The options are A. Isolated virus do not show molecular movement. B. Virus are considered as living organisms only inside the host cell. Option C. Isolated virus are considered living because they show molecular movement. And option D, viruses are neither living nor non-living. So pause the video, mark your answer. हो गया? Let's see now the correct option. यहाँ पे हमें इनकरेक्ट आंसर को मार्क करना था, तो चेक कर लेते हैं हर एक ऑप्शन को. ऑप्शन ए यहाँ पे सही है क्योंकि हाँ बिल्कुल, जब तक वायरस आइसोलेटेड है किसी भी होस्ट के अंदर वो नहीं जाता, कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो शो नहीं करता. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. उसी तरह से ऑप्शन बी में वायरस आर कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी को अगर हम देखें, आइसोलेटेड वायरस आर कंसिडर एज लिविंग, यहाँ पे बोला है आइसोलेटेड वायरस को लिविंग कंसिडर किया है. क्यों? रीजन दिया है बिकॉज दे शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट. तो भाई ये पूरा इनकरेक्ट है क्योंकि आइसोलेटेड वायरस आर कंसिडर एज नॉन लिविंग. सो इस क्वेश्चन का ये होगा द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Then next question, let's move on to the question number 3, which is read the following statement and choose the correct option from them.
स्टेटमेंट 1 है मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस ऑन द अर्थ आर कार्बन बेस्ड। हाँ, ये सही है। स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन वे टू ब्रेक डाउन ए मॉलिक्यूल। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 3 सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेल्स हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है तो वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं ऑक्सीजन एक्सचेंज कर सकता है। तो ऑप्शंस दिया है कि ए स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अच्छा, तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। बी दिया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। ऑप्शन सी है कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कोई सोचने का बात ही नहीं है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो इससे हम मार्क करके आएंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। एज एयर पासेस थ्रू द नेजल कैविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्ड। तो जब एयर पास करता है हमारे नेजल कैविटी में, इनमें से क्या इवेंट होता है? सो द ऑप्शंस आर ए द एयर इज फिल्टर इन द नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल में एयर फिल्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी द एयर इज मॉइस्चन बाय द म्यूकस। म्यूकस एयर को क्या मॉइस्चन करता है। ऑप्शन नंबर सी वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर। जो एयर हम लेते हैं वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर। ओके, हो गया। अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो, एयर इज फिल्टर इन द नॉस्ट्रियल। जी हाँ, क्योंकि वी हैव टाइनी छोटे छोटे हेयर्स इन आवर नेजल पैसेज जो कि एयर के डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं। देन देखते हैं एयर इज मॉइस्चन बाय द म्यूकस। यस, ऑफ कोर्स म्यूकस उसे मॉइस्चन ही करता है। एंड वो वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी ठीक है। एयर जब जाता है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, हम ऑल ऑफ दिस मार्क करके आएंगे। ये सारे के सारे करेक्ट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये 5वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड टू पंप ब्लड इनटू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ इनसाइड हार्ट dash prevent backflow of the blood during contraction. The options are A valves in the heart, B thick muscular walls of the ventricle, option C thin wall of arteries and capillaries, option D दिया है all of the above. तो वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को मार्क करें। डन। नाउ लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा कि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए विदाउट ए डाउट हम वैल्व्स को सिलेक्ट करेंगे। याद रहे, वैल्व्स हमारे हार्ट में भी होता है और वैल्व्स हमारे वेन्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following shows single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle of the passage through the body। मतलब इनमें से वो किस ग्रुप में ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट के जरिए फ्लो करता है, मतलब सिंगल सर्कुलेशन दिखाते हैं। द ऑप्शंस आर ए व्हेल, डॉल्फिन, बैट। ऑप्शन बी है ह्यूमन, चीता, पिकॉक। ऑप्शन सी है एनाबस, एक्सोइटस और हिपोकैम्पस। एंड ऑप्शन डी इज कैटफिश, रोहिता, पेंगुइन। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर को मार्क करें। हो गया। सो नाउ लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, सिंगल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है 2 चैम्बर हार्ट के केस में। तो अगर याद कर पा रहे हो तो सिर्फ फिशेस में ही होता है हमारे 2 चैम्बर हार्ट। इनमें जो सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं वो हार्ट पंप करता है इनटू द गिल्स, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं और फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो सिर्फ एक ही बार ब्लड को हार्ट पंप करता है। तो ऑप्शंस में हम ढूंढेंगे सारे फिशेस को। व्हेल, डॉल्फिन, बैट, ये तो मैमल से, मतलब ये नहीं होगा। ये 4 चैम्बर वाले हार्ट हैं जो डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। फिर आता है ह्यूमन, चीता, पीकॉक। अगेन ये 4 चैम्बर वाले हार्ट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में है हमारा एनाबस, एक्सोइटस, हिपोकैम्पस। अब यहाँ पे क्लास 9 का डाइवर्सिटी चैप्टर अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो ध्यान में आएगा कि एक्सोइटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है, एनाबस भी एक मछली होता है और हिपोकैम्पस
मतलब सी हॉर्स। तो ये ऑप्शन में तीनों के तीन हमारे मछलियां हैं, तो इस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 भी एक बार देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में सारे ऑप्शन एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। सो वी हैव हियर कैटफिश जो कि एक मछली है, रोहिता मतलब लैबियो रोहिता रोहू मछली, वो भी एक मछली है, पर यहाँ पे पेंगुइन दे दिया गया है लास्ट में, तो पेंगुइन मछली नहीं होता। सो दिस वोंट बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है 7वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नोन एज डैश। द ऑप्शंस आर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी ज़ैंथोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर को मार्क करें। डन। लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, कोई पिगमेंट नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल जो कि है ग्रीन कलर, ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कैरोटीन भी एक पिगमेंट है जो कि रेडिश ऑरेंज कलर देता है। हमारा ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है जो ब्राउनिश येलो कलर का होता है। So let's move on to the next question जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 which says during respiration the exchange of gases takes place in, मतलब रेस्पिरेशन के टाइम इनमें से किस में गैसेस का अदल बदल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर जाता है और ऑक्सीजन कहाँ पे अंदर आता है। द ऑप्शंस आर ए ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, ऑप्शन बी एल्वियोली ऑफ द लंग्स, ऑप्शन सी एल्वियोली एंड द थ्रोट, ऑप्शन डी द थ्रोट एंड द लैरिंग्स। तो हर बार की तरह वीडियो को पॉज करें, मार्क योर आंसर, कमेंट में लिखें अपने आंसर। हो गया। लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रैकिया तो होता है विंड पाइप, लैरिंग्स तो हमारा वॉइस बॉक्स है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, बिल्कुल, these are the balloon like structure जिसका काम ही है gaseous exchange, so alveoli of the lung is the correct one. So then we have our 9th question which says in which of the following vertebrate या groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body, मतलब इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट ग्रुप में हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता। एग्जैक्टली यही वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, याद आ रहा है कुछ। सिंगल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप नहीं करता, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में पंप करता है। गिल्स किस में होती है, फिशेस में होती है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। और ऐसा सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स में प्रेजेंट है, जो कि ऑब्वियसली हमारे मछलियां हैं। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइसेस। करेक्ट। फिर 10वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ब्लड फ्रॉम द सुपेरियर वेना कावा फ्लोज इनटू, द ऑप्शंस आर ए द लेफ्ट वेंट्रिकल, बी राइट वेंट्रिकल, सी इंफीरियर वेना कावा, डी राइट आर्ट्रियम। हर बार की तरह वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को मार्क करें, कमेंट पे लिखिए। हो गया। तो नाउ लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो सुपेरियर मतलब अपर बॉडी से ब्लड जो लाता है, इन्फेरियर मतलब लोअर बॉडी से ब्लड जो लाता है। तो सुपेरियर हो या इन्फेरियर हो, वेना कावा में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है टू द राइट आर्ट्रियम। सो द करेक्ट आंसर इज सुपेरियर हो या इन्फेरियर हो, द वेना कावा ब्लड को लाके देता है हमारे राइट आर्ट्रियम में। क्लियर। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, जो भी कहता है विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वेल, ये आंसर तो बिना ऑप्शंस के भी हो जाएगा, बस ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है ऑब्वियसली। तो माउथ के अंदर क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा। तो अब बताइए सलाइवा में कौन सी एंजाइम होती है, बताओ। यस, द ऑप्शन सी अमाइलेज इज द करेक्ट आंसर। तो वो अमाइलेज ही होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है इनटू सिंपल शुगर। इसीलिए अगर हम ब्रेड या फिर रोटी को थोड़ी देर चबा देते हैं तो वो जो स्वीट टेस्ट करने लगता है, मीठा मीठा लगता है, क्योंकि हमारा अमाइलेज जो होता है वो ब्रेड की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके शुगर बना देता है। और शुगर कैसा होता है, मीठा होता है। ऑलराइट,
देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 आपके कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ये रहा। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल द फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल में वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, बी upper part of the large intestine, option number C in the tract between the transverse part of large intestine and anus, and option D जो कि है the small intestine. तो pause the video, mark your answer. हो गया? Now let's see the correct option. तो इसका करेक्ट आंसर है डी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस जिसमें एंजाइम्स होती है जो कि फाइनली फूड को डाइजेस्ट करता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, डाइजेशन नहीं होता। तो डी हियर इज द करेक्ट आंसर जो कि है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन आवर बॉडी। यूरिन का सही पाथ क्या है वो हमें ऑप्शंस में से ढूंढ के निकालना है। द ऑप्शंस आर ए किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर। ओके, बी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद जाता है यूरेटर्स। ऑप्शन सी किडनी से जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से जाता है यूरेटर में। एंड ऑप्शन डी किडनी से जाता है यूरेटर्स, यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो इसका करेक्ट आंसर को मार्क कीजिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट पे लिखिए इसका आंसर। डन। नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर। तो किडनी से यूरिन आता है यूरेटर्स में, फिर वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर डी। 14th question on your screen right now. The internal cellular energy reserve in autotroph is, मतलब autotroph का रिजर्व मटेरियल क्या है? Let's have our option please. ऑप्शन ए दिया है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी दिया है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी इज आर ग्लूकोज, ऑप्शन डी दिया है स्टार्च। Pause the video, mark your answer. Then let's see the correct answer now. तो देखने वाली बात है कि फोटोसिंथेसिस से बनता है हमारा ग्लूकोज, पर सारे ग्लूकोज प्लांट्स इमीडिएटली यूज अप नहीं कर देते, जितना रिक्वायर होता है उतना यूज अप कर लेते हैं, बाकी के फूड को वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टार्च। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन व्हिच इज द स्टोरेज मटेरियल इन केस ऑफ द एनिमल्स ह्यूमंस इज, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है पर यहाँ पे एनिमल पूछा है। लेट्स हैव आवर ऑप्शन प्लीज। द ऑप्शन ए दिया है सुक्रोज, ऑप्शन बी दिया है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी इज आवर ग्लूकोज, ऑप्शन डी इज आवर सेल्यूलोज। तो बिल्कुल उसी तरह वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मार्क करें। हो गया? लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। सो इन केस ऑफ प्लांट्स हमने देखा था इट वाज द स्टार्च, पर इन केस ऑफ एनिमल हमारा स्टोरेज मटेरियल है ग्लाइकोजन। ठीक है, पूरा फैक्चुअल डाटा है, एनसीईआरटी से पिकअप किया है। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर। ग्लाइकोजन होता है रिजर्व मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो सीक्वेंस क्या है एलिमेंट्री कैनाल में? ए दिया है माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एसोफेगस, देन लार्ज इंटेस्टाइन। बी दिया है माउथ से एसोफेगस, फिर स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज माउथ से एसोफेगस, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ऑप्शन डी दिया है माउथ से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एसोफेगस। तो ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माउथ से एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन नाउ। Few drops of iodine solution is added to the rice water. It then turns blue-black. This indicates the rice water contains, option A है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया है सिंपल प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है सेल्यूलोज, ऑप्शन डी दिया है स्टार्च।
तो ये भी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आयोडीन ब्लू ब्लैक टर्न करता है सिर्फ स्टार्च को ही। यहाँ पे सेल्यूलोज पे कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि आयोडीन कोई भी कलरेशन नहीं देता इन प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, सिर्फ स्टार्च को ही वो टर्न करता है ब्लू ब्लैक में। क्लियर? तो सिंपल तरीके से हम स्टार्च मार के आएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, क्लास 6 से ही हम आयोडीन और स्टार्च पढ़ते आ रहे हैं जो कि ब्लू ब्लैक को टर्न कर देता है। Alright, so next question number 18. Let's have it on our screen. Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? Let's have our option please. A दिया है ग्लूकोज से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पायरूवेट बनता है, देन इन साइटोप्लाज्म वो CO2 बनता है प्लस H2O प्लस एनर्जी। बी दिया है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में बनता है पायरूवेट, फिर पायरूवेट बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ऑप्शन सी ग्लूकोज टर्न्स इनटू पायरूवेट इन द साइटोप्लाज्म प्लस एनर्जी, पायरूवेट प्लस एनर्जी, देन इन माइटोकॉन्ड्रिया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनता है। डी दिया है ग्लूकोज बनता है पायरूवेट इन साइटोप्लाज्म प्लस एनर्जी उसमें मिलता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देता है। तो pause the video, mark your answer. Done. Now let's see the correct answer. तो पूरा NCERT के डायग्राम से ही क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में भी अच्छे से ये वाला मेंशन किया हुआ है। ग्लूकोज बनता है पायरूवेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इस क्लास में नहीं, क्लास 11th में भी ये वाला स्टेटमेंट तो याद रखो। फिर पायरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर वो ब्रेक करता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ग्लूकोज बनता है पायरूवेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, फिर पायरूवेट जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 19. The lack of oxygen in the muscle often lead to the cramps among the cricketer. This result due to the oxygen की कमी में often cricketers के अंदर cramps आ जाता है। ये क्यों होता है? ऑप्शन ए conversion of pyruvate to ethanol, ऑप्शन बी conversion of pyruvate to glucose, ऑप्शन सी दिया है conversion of lactic acid to pyruvate, ऑप्शन डी is conversion of the pyruvate to the lactic acid। तो वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को मार्क करें। डन। Now let's now discuss the correct option. तो मसल में ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो मसल क्या करता है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे पायरूविक एसिड ब्रेक डाउन करके बनते हैं लैक्टिक एसिड। तो यही लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होता है, जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मसल के अंदर, वो रीज़न है क्रैम्प्स के लिए। So the correct answer for this question will be option D, conversion of pyruvate into lactic acid. Clear? Next question, that is question number 20 on our screen right now. The opening and closing of stomatal pore depends upon what? Question mark. Let's have our option. Option A, oxygen. Option B, temperature. Option C, water in the guard cells. Option D, concentration of CO2 in the stomata. Pause the video और mark your answer. Done? चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना डिपेंड करता है ऑन द वाटर इन द गार्ड सेल। बात क्या है कि गार्ड सेल का इनर पोर्शन होता है थिक थोड़ा एज कम्पेयर टू द आउटर पार्ट। तो जब पानी अंदर आता है गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, इनर पार्ट मोटा होता है तो आउटर पार्ट जब फूलता है तो ऐसा खिंचाव होता है और गार्ड सेल खुल जाता है। सो पानी अंदर आया तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है और गार्ड सेल ओपन अप हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हमारा आउटर पार्ट जो होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू द इनर पार्ट, तो खिंचाव की वजह से ये ऐसे खुल जाता है। पर जब पानी बाहर चला जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटा फिर से बंद हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। So next we have question number 21 on your screen now. The inner lining of the stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. वो क्या चीज है जो कि स्टोमक के इनर लाइनिंग को HCl की एसिडिक प्रभाव से बचाता है? The options are A, pepsin, B, mucus, ऑप्शन C, salivary amylase, ऑप्शन D दिया गया है bile। तो वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को मार्क करें। हो गया?
Now let's see the correct option. तो स्टमक में एक म्यूकस लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है द इनर लेयर ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ द HCl. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, म्यूकस लेयर. बाकी ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में बनता है पेप्सिनोजन से, मतलब स्टमक रिलीज करता है पेप्सिनोजन, वो HCl के एसिडिक प्रभाव से बनता है पेप्सिन जो कि एक्टिव होता है, और ये पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है हमारे प्रोटीन को. फिर सलाइवरी अमिलेज की बात किया जाए तो ये तो मुंह में ही होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और बाइल का फंक्शन है इमल्सिफाई करना फैट्स को. याद रहे बाइल में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, उसका काम है सिर्फ फैट्स को इमल्सिफाई करना, मतलब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना. So next question, question number 22 on your screen now. Which of the following is the function of the rings of the cartilage present in the throat? The throat में जो rings of the cartilage होती है उसका क्या काम है? The options are A, removing microbes from the trachea. Option B, bringing the air to the room temperature. Option C दिया है filtering of the air. Option D दिया है ensure that the passage does not collapse. So pause the video, mark your answer. हो गया? Let's see the correct option. तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है वो होता है विंड पाइप में, और वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं ताकि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द एयर विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन विद हॉस्टोरिया? इनमें से किन ऑर्गेनिज्म का एक हॉस्टोरिया होता है जिससे वो न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं? The options are A, carnivore, B, herbivore, C, parasite, D है saprophyte. तो बिल्कुल वैसे ही वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को मार्क करें कमेंट सेक्शन में. लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. देखो हॉस्टोरिया होता है इन केस ऑफ पैरासाइट्स. ये वो ऑर्गन्स है जिसपे वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पैरासाइट. अदर ऑप्शन जैसे कि सैप्रोफाइट के केस में अगर देखा जाए तो वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर ही रिलीज करते हैं. फूड बाहर ही डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 ऑन आवर स्क्रीन नाउ. द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड डैश. तो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे अमीबा अपना फूड को ऑब्टेन करता है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए दिया है सुडोपोडिया, ऑप्शन बी दिया है फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी दिया है ट्यूब फीड, ऑप्शन डी हैज गिवन फ्लूइड डिफ्यूजन. तो वीडियो को पॉज करें, मार्क योर आंसर. डन. लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. तो सुडोपोडिया की अगर बात किया जाए तो ये होता है फॉल्स फीड. ये उसका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, वो जो ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन लेकर आता है अपने फूड के पास, वो ही होता है सुडोपोडिया. इससे वो लोकोमोशन करता है, फूड के पास पहुंचता है. पर फैगोसाइटोसिस की बात किया जाए तो ये है सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग पार्टिकल्स. ठीक है, तो इंजेस्ट ऐसा करता है, पूरा निगल जाता है उसको और एलिमिनेट कर देता है. तो यही होगा करेक्ट आंसर. अमीबा फैगोसाइटोसिस से ही अपना फूड पार्टिकल्स को ऑब्टेन करता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, फैगोसाइटोसिस. Alright, so let's move on to the next question, which is question number 25. Which says autotrophs are the organisms which prepare their own food. Which of the following statement does not hold true for autotroph? तो इनमें से वो क्या स्टेटमेंट है जो कि ऑटोट्रॉप के लिए सही नहीं है? The options are they are primary producer. Option B, they convert carbon dioxide and water into glucose at night. Option C, they store their food material in form of starch. Option D, they fix solar energy into chemical energy. ठीक है, तो पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर. वो इनकरेक्ट ऑप्शन जिसे हमें चूज करना था वो है ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिक्स होता है कहाँ पे? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉप्स. तो वो सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है. The next question, question number 26 on your screen right now. Some organisms directly ingest their food particles and breakdown of the food particle occur inside their
body, while some organisms release their digestive enzymes outside the body. Now, which group among the following release their enzymes outside the body and then absorb the simpler nutrition? मतलब हमें चूज करना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर रिलीज करते हैं, फिर डाइजेशन होने के बाद उसे फिर से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं, हमें यहाँ पे चूज करना है सैप्रोफाइट्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ऑन आवर स्क्रीन इज द हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बस हमें पता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द हेटेरोट्रॉप। ऑप्शन ए दिया है दे कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक इन सनलाइट। They don't have any mechanism for food preparation. Option C दिया है they split water during the photosynthesis to produce oxygen. Option D is they convert carbon dioxide and water into glucose. तो वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मार्क करें। करेक्ट आंसर है उनके पास कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है जिसमें वो अपना खाना खुद बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर फर्मेंटेशन। स्टेटमेंट 2 दिया है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट 3 दिया है यीस्ट कैन कन्वर्ट पाइरुवेट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा स्टेटमेंट 4 दिया है कि एरोबिक बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये 4 स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़े। पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर। डन। लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन नाउ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ फर्मेंटेशन, जो कि ठीक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन नहीं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 दिया है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, ये ठीक है। पॉइंट 3 भी करेक्ट है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम में ही दिया है। यस, ईस्ट कन्वर्ट कर सकता है, करता है इनफैक्ट पाइरुवेट को इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहल फॉर्मेशन ऐसे ही ईस्ट करता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 एरोबिक बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। पॉइंट 2 and 3 करेक्ट है और बाकी सारे रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 ऑन आवर स्क्रीन इज which of the following takes place after rigorous exercise? The options are option A formation of lactic acid in the muscle, option B body needs more oxygen and energy, option C है body needs to release carbon dioxide outside, option D है all of the above are correct. तो pause the video, mark your answer. हो गया। लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो रिगरस एक्सरसाइज में मसल सेल्स में ऑक्सीजन डिप्लीट होता है, जिसके वजह से मसल सेल्स आर फोर्स्ड टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमारे लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से हमारा क्रैम्प होता है। ये वाला चीज हमने पहले भी डिस्कस करके रखा है। तो ये सारे ऑप्शन सभी के सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन आवर स्क्रीन इज alveoli are the balloon-like structures where actual gases exchange takes place. Which of the following is correct about alveoli? इनमें से क्या सही है alveoli के लिए? The options are option A extensive network of lymph nodes are present in the alveoli, option B the walls of the alveoli are thick to prevent breakage, option C they form large surface area and are supplied by the blood capillaries, option D alveoli has cartilage rings that prevent them from collapsing. तो करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए, अपने वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन को लिखिए। हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि एल्वियोलाई में लिम्फ नोड्स नहीं होते हैं। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि एल्वियोलाई बहुत थिन होते हैं, क्योंकि उनमें गैसियस डिफ्यूजन होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो वो अगर थिन होगा तो डिफ्यूजन आसानी से नहीं होगा, तो उनका वॉल्स थिक नहीं होता, थिन होता है। The option C is given as they form large surface area that are supplied by blood capillaries. हाँ बिल्कुल यही सही आंसर है। This is the correct answer. Option D की अगर बात करते हैं तो alveoli में कार्टिलेज नहीं होता, वो एक बलून के तरह होता है, पॉकेट्स होते हैं उसमें। उसके कोलैप्सिंग और चिपकने से बचने के लिए उसमें एक सर्फेक्टेंट रिलीज होता है जो कि उनके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, उससे वो चिपकता नहीं है। कोई कार्टिलेज नहीं होता एल्वियोलाई में।
ठीक है. Alright, so moving on to the next question, which is question number 31, which says the blood leaving the tissue is rich in. तो ब्लड जो टिश्यू को लीव करता है वो किस में रिच है? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी इज गिवन एज हीमोग्लोबिन. काफी इजी क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर. वाह, लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. तो टिश्यू से जो ब्लड आता है उसमें जाहिर सी बात है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि टिश्यू तो सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिए होंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच इज द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. Now, which of this is correct statement for arteries? Option A, they have thin elastic wall, blood flows at high pressure in them. Option B, they have thick walls and blood flows in high pressure. They collect blood from the tissue and bring into the heart. Option C, they have valves that prevent backflow of the blood inside the vessels. Option D, none of the statement is correct. तो बिल्कुल इसी तरह अपने वीडियो को पॉज करें, आंसर को मार्क करें. वाह, नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, none of the statement are correct. Alright, moving on to the next question, that is question number 33. Blood is a fluid connective tissue. Which of the following is correct about the function of the blood? तो इनमें से ब्लड का फंक्शन क्या है? Let's have the option. Option A दिया है, it transport nutrient to various part of the body. Option B is given, it transports cellular waste product. Option C दिया है, it helps in regulating the body temperature. Option D दिया है, all of the above. तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. वेल, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ब्लड तो सारे काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी टेम्परेचर को भी बनाए रखता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 34. आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द किडनी रिमूव्स डैश फ्रॉम द ब्लड. किडनी ब्लड से क्या रिमूव करता है? द ऑप्शंस आर ए अमोनिया, बी सोडियम, सी वाटर एंड ऑप्शन डी यूरिया. वीडियो को पॉज करें, मार्क योर आंसर. डन. लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज यूरिया. किडनी हमारे ब्लड से यूरिया रिमूव करता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 on our screen is the process in which the urea is manually removed from the blood with the artificial kidney is called. ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी हेमोडायलिसिस, ऑप्शन डी एंजियोग्राम. तो पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर. डन. लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन नाउ. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड को ट्रांसफर किया जाना, और हीमोडायलिसिस का मतलब है यूरिया को आर्टिफिशियली रिमूव करना डायलिसिस मशीन के थ्रू. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सो विद दिस क्वेश्चन आवर इंडिपेंडेंट एमसीक्यू हुए खत्म. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे और एनालाइज करेंगे द असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस. Igniting curiosity.